हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रैपिड गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हमने मगध साम्राज्य के बारे में देखा था, जिसके अंतर्गत हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश व नंद वंश के बारे में देखा था और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे। इस वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में देखेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के स्रोत, मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो पहला है मेगास्थनीज का ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त व चाणक्य भी कहते हैं। दूसरा मेगास्थनीज के इंडिका, विशाखा दत्त की मुद्राक्षस और अशोक का अभिलेख, और पांचवा है रुद्रदामन का जूनागढ़। इन सब से हमें मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पता चलता है। ये मौर्य साम्राज्य के स्रोत हैं। तो अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि मौर्य वंश के पहले शासक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया। मैंने आपको बताया था कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है, जिसको चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से हराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। शासक बनने के बाद चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, इसको हरा दिया। और संधि हो जाने के बाद में इन लोगों की संधि भी हो जाती है, और संधि होने के बाद 500 हाथी, यानी कि सेल्यूकस ने 500 हाथी चंद्रगुप्त से लिया और बदले में चंद्रगुप्त को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी के पश्चिम का क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिया। साथ ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह भी चंद्रगुप्त से किया। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो वो था मेगास्थनीज, जिसको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत भेजा था। अब हम बात देखते हैं कि अपने अंतिम काल में चंद्रगुप्त जैन बन गए और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी चले गए, जहाँ उनकी मृत्यु संलेखना से हो गई। संलेखना का मतलब है व्रत, यानी कि उपवास रह के उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। अब हम बात करेंगे बिंदुसार। यहाँ पे ये बिंदुसार जो है, इसमें आप कंफ्यूजन मत करिएगा। ये होते हैं बिंबिसार और ये हैं बिंदुसार। ये जो बिंबिसार हैं ये हर्यक वंश के शासक थे, और ये जो बिंदुसार हैं ये मौर्य वंश के दूसरे सम्राट हैं। इसको हम याद कर सकते हैं यहाँ पे यम पहले आता तो बिंबिसार पहले हर्यक वंश आ जाएंगे, और यहाँ पे BIN बिंदुसार है, जो कि यन बाद में आता है तो ये बाद में आ जाएंगे। ये हमारे हर्यक वंश के शासक हैं और ये मौर्य वंश के। तो हम देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि इनकी माता और पिता का नाम। तो इनकी माता का नाम दुर्धरा और इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार मगध साम्राज्य का दूसरा मौर्य सम्राट था। अब हम आगे देखते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय की मानता था, मतलब यह आजीवक संप्रदाय में विश्वास रखता था। साथ ही बिंदुसार जैन साहित्य में सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता था जैन साहित्य में। ओके, अब हम आगे देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे। यह बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक ने 273 बीसी में सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हम इसका वास्तविक राज्याभिषेक 269 मानते हैं, क्योंकि इसने अपने 4 वर्षों तक अपने 99 भाइयों की हत्या किया था। तो इसका वास्तविक राज्याभिषेक 269 मानते हैं, बट हालांकि उसने सत्ता पर कब्जा 273 बीसी में ही कर लिया था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा गया है। अशोकवर्धन का नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था,
अशोक शासन बनने से पहले तक्षशिला व उज्जैन का गवर्नर था। पूछता है क्वेश्चन ये कहाँ का गवर्नर था, तो तक्षशिला व उज्जैन का विकल्प पे अगर तक्षशिला है तो तक्षशिला पे, उज्जैन है तो उज्जैन पे आप टिक कर दीजिएगा। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अब देखते हैं, अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे वो और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में पूरे 1 लाख लोग मर गए थे और 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। अशोक बोध गया जाकर अपने शासन के 11वें वर्ष में अपने धर्म यात्रियों का उद्घाटन किया। अशोक जो है श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। इसलिए उसने अपने शासन के 14वें वर्ष में धम्म के संदेश को फैलाने के लिए धम्म महामात्र की संस्था शुरू की। साथ ही उसने 21वें वर्ष में लुम्बिनी का दौरा किया और गांव को करों से मुक्त कर दिया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कुछ विद्वान अशोक के अहिंसक तथा शांतिप्रिय नीति को मौर्य वंश के शीघ्र पतन का कारण भी मानते हैं। तो अंतिम मौर्य शासक जो था वो बृहदत्त की हत्या 185 बीसी में उनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने की और स्वयं शुंग वंश की स्थापना की। तो यहाँ से शुंग वंश स्टार्ट हो जाता है और मौर्य वंश का पतन हो जाता है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने धम्म महामात्र नियुक्त किया था? तो पीछे हमने देखा भी था वो अशोक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख है। तो अशोक का उल्लेख जो है मास्की शिलालेख में उल्लेख है। मौर्य सिंहासन पर बैठने से पहले अशोक निम्नलिखित में से कहाँ का गवर्नर था? तो यह उज्जैन तथा तक्षशिला का भी यह गवर्नर था। तो इसमें दिया गया है उज्जैन, तो हम उज्जैन पे ट्रिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सुदामा गुफाओं से जोड़ा गया? तो वो अशोक था जिसको सुदामा गुफाओं से जोड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को किसने स्पष्ट किया था? तो अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। साथ ही क्वेश्चन पूछता है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।